हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एमपी टेट ग्रेड 3 की जो हमारी सीरीज थी उसको हमने अगेन कंटिन्यू किया है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पूरे के पूरे वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगे। जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेड़ पौधे। ये हमारा आज का चैप्टर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे, और ये इस सीरीज़ का हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो बन चुके हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं स्टडी हंगर्स के नाम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पौधों का वर्गीकरण, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे क्या है। तो पौधों के वर्गीकरण से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं कि मोनेरा मोनेरा में यदि हम बात करें तो जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है। मोनेरा क्या कहलाता है? जीवाणुओं का अध्ययन। और प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा जो होता है अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन कहलाता है। पादप जगत की यदि हम बात करें, जिन्हें फ्लोरा कहते हैं, जिसमें बात होती है पौधों के अध्ययन के बारे में। और जंतु जगत यानी कि जिसे हम फौना कहते हैं, जिसमें बात होती है एनिमल्स के बारे में। तो ये 4 चीजें आप याद रखें, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, पौधों का हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यह हमारे इकोसिस्टम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बात आती है यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के बारे में हम बात करें, इसके टाइप्स कितने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पौधों के प्रकार में, तो हम डिस्कस करेंगे साग। साग क्या होता है? ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है, जैसे कि धनिया, मेथी, पालक आदि। तो ये जो आते हैं धनिया, मेथी, पालक, हमारे कैसे पौधे होते हैं? तो यह साग होते हैं। क्या होते हैं? साग होते हैं। अगर हम बात करें झाड़ी, तो झाड़ी की कैटेगरी में कौन से पौधे आएंगे? तो इसकी विशेषता को जान लेते हैं। इनका आकार साग से बड़ा होता है, इनका तना मोटा एवं कठोर होता है, जिसमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार से निकलती हैं। तो क्या कह रहे हैं? इनका जो तना होता है वह साग की अपेक्षा कैसा होता है? मोटा और कठोर होता है, और इसका जो तना होता है उससे कई शाखाएं क्या होती हैं? निकलती हैं, जैसे कि गुलाब, गुड़हल, नींबू आदि। तो गुलाब, गुड़हल, नींबू आदि कैसे उदाहरण हैं? तो यह झाड़ी पौधों के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें वृक्ष क्या है? तो इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है, इनका तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है, इनके तने से कई शाखाएं निकलती हैं, जैसे कि आम, नीम, जामुन, पीपल आदि। जिन पेड़ों को आपने देखा होगा जो बहुत ही बड़े बड़े आकार के होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वृक्ष कहलाते हैं। बात आती है कि पौधों के जो भाग हैं, अब हम बात करेंगे जो पार्ट्स हैं हमारे प्लांट्स के, पौधों के, उनके हम बारे में बात करेंगे आपसे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जड़ तंत्र। जड़ तंत्र क्या होता है? यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के अंदर बढ़ता है, जैसे कि जड़। अगर हम बात करें कि कोई पौधा है और उस पौधे का जो जमीन अंदर रहती है, यहाँ से अगर हम बात करें, ये सरफेस है जमीन का, यानी कि लैंड्स का, और ये पौधे के अंदर, जमीन के अंदर ये जो जड़ें होती है, रूट्स जो होती हैं, वह क्या कहलाता है? जड़ तंत्र कहलाता है। और अगर हम बात करें प्ररोह तंत्र किसे कहते हैं? तो यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर बढ़ता है। जो भूमि के ऊपर बढ़ेगा, तना होता है, टहनियां जो होती हैं, पत्तियां होती हैं, यह जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? प्ररोह तंत्र। क्या कहलाएगा? प्ररोह तंत्र। जैसे कि तना, शाखाएं, पत्तियां, फल फूल। ठीक है, तो याद रखें हमारे पौधे के 2 भाग होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो जमीन के अंदर होता है उसे कहते हैं जड़ तंत्र, जिसमें आती हैं जड़ें। और अगर हम बात करें जो जमीन से ऊपर बढ़ता है पौधे का भाग, जिसमें कि अगर हम बात करें तना, शाखाएं, पत्तियां, फल फूल,
यह सब मिलकर कहलाते हैं प्ररोह तंत्र। जड़ों के कार्य। अब बात आती है कि जड़ों के कार्य क्या होते हैं। तो जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती हैं। अगर हम बात करें ये वृक्ष जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अगर हम बात करें इसकी जो जड़ें हैं यह क्या करती हैं, पेड़ को मजबूत बनाती हैं, क्योंकि मिट्टी से ये जो जकड़ कर रखती हैं पेड़ को, वह क्या है, जड़ें ही रखते हैं। कहते भी हैं कि जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना ही बड़ा ऊंचा वृक्ष होगा। जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज अवशोषित करती हैं। तो जड़ों का एक दूसरा कार्य क्या होता है कि जड़ें जो मिट्टी में जल होता है और खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन्हें क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि अवशोषित करती हैं। जड़ें मृदा अपरदन को रोकती हैं। तो जो सॉइल इरोजन होता है उसे क्या करती हैं, ये जड़ कम करती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी में पूरी तरीके से मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव जो होता है कम होता है। और मृदा अपरदन की जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या हो चुकी है इस समय, क्योंकि मोस्टली वृक्षों का क्या हो गया है, कटाव होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि मिट्टी जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो मोस्टली नदियां अपने साथ उसको बहाकर ले जाती हैं। जड़ें विशेष कार्य के लिए अपने रूप और आकार को बदल लेती हैं और इस प्रकार की जड़ों को कहते हैं रूपांतरित जड़। जो जड़ें अपने रूप और आकार को जरूरत के अनुसार क्या कर ले, कार्य के अनुसार बदल ले, उसे कहते हैं कौन सी, रूपांतरित जड़। क्या कहेंगे, रूपांतरित जड़। अब बात आती है तना। तो तने के बारे में अगर हम बात करें क्या, तो देखिए ये जो पेड़ दिया है, पेड़ का यह जो हिस्सा होता है, सबसे मजबूत जो लकड़ी होती है जिस पर वृक्ष खड़ा होता है पूरा का पूरा, वह कहलाता है तना। तो यह है पेड़ का क्या, तना। पौधे का जमीन से ऊपर की ओर उगने वाला मुख्य भाग तना है। जो पौधे का जमीन से ऊपर जो भाग होता है वह मुख्य भाग क्या है, तना है। यह एक स्तंभ के समान है जिसके साथ टहनियां, पत्ते, फूल लगे होते हैं ताकि भूमि के ऊपर रहकर सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, यह जो तना होता है इसमें कई टहनियां होती हैं। इन टहनियों के ऊपर क्या है कि पत्ते, फूल लगे हुए होते हैं। जिस स्थान पर तने से टहनियां या पत्ते निकलते हैं उसे पर्व संधि कहते हैं। तो जिस स्थान से, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें ये वृक्ष है और इस स्थान से जैसे कि ये टहनी निकली है, तो इस स्थान को जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, पर्व संधि कहते हैं। दो गांठों के बीच में जो स्थान होता है उसे पर्व या पोरी कहते हैं। अब क्या है कि जैसे एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष में क्या है कि जो गठान होती है दो शाखाओं के बीच में, उसे क्या कहा जाता है, पर्व या पोरी कहते हैं। और जिस स्थान से नई टहनी, पत्ते या फूल विकसित होते हैं उसे कली या कलिका कहते हैं। याद रखें इसे, अच्छा लाइन है ये। जिस स्थान से नई टहनी उत्पन्न हो या पत्ते या फूल विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं, कली या कलिका कहते हैं। जब भी जैसे कि कोई नया वृक्ष लगाना होता है तो किसी पेड़ की क्या कर देते हैं, उस कली को, यानी कि उस कली को काट कर दूसरी जगह लगा दो तो क्या हो जाता है, उससे नया वृक्ष क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है पत्ती, लीव्स। तो पत्ती का ये चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। तो पत्ती से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं उनको जान लेते हैं। पत्ती पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यह आकार में चौड़ी, चपटी व हरे रंग की होती है। पत्तियों के द्वारा पौधे में प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएं होती हैं। तो यह कार्य है किसके, पत्ती के। अब हम बात करते हैं आपसे फूलों के बारे में, यानी कि फ्लावर। अब ये देखिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ये पेड़ के जो हिस्से हैं उनको हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो पूरे वीडियो आएंगे, रेगुलर वीडियो आएंगे, अब आपके ये जो वीडियो आएंगे वो आपके स्पेशली एमपीटेट को फोकस करके ही बनाए गए हैं और ये आपकी हेल्प करेंगे। मोस्टली देखा जाए तो जो अपने एग्जाम होते हैं टेट लेवल के, उसमें ईवीएस जो होता है लगभग सेम ही होता है। फूल के प्रत्येक भाग का एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है, हमारा एक जो प्रत्येक भाग होता है फूल का, उसका एक विशेष कार्य होता है और यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि फूल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए ये चित्र आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो इधर वाला जो हिस्सा है, यहाँ से अगर हम बात करें इधर वाला, तो यह जो है मादा जननांग है जिसे कहते हैं जायांग। तो याद रखें, छोटे से क्वेश्चन है, मादा जननांग को क्या कहते हैं, जायांग, और नर जननांग को क्या कहते हैं, उमंग।
तो इससे रिलेटेड मैं कुछ थ्योरी आपको बताता हूँ, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, पुष्प जो है वो पौधे का जनन अंग है, और जो पुष्प होता है उसमें बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। पुमंग जो होता है वह नर जननांग होता है, और जायांग जो होता है वो मादा जननांग है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पुमंग जो है वह नर जननांग है, और जो जायांग है वह मादा जननांग है। ठीक है। पुमंग पुमंग में यदि हम बात करें, जो कि नर जननांग है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर में पराग कण पाए जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पुमंग में यदि मैं आपसे बात करूं, पुमंग में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पुंकेसर होते हैं, और ये पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो हिस्सा होता है फूल का, ये वाला, ये जो कहलाता है वो कहलाता है परागकोश। ठीक है। और ये फूल के जो नीचे का हिस्सा, ये जो होता है, यह कहलाता है पुंतंतु। क्या कहलाता है, पुतंतु। और परागकोश और पुतंतु ये दोनों को मिलकर क्या कहलाते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं। तो पुंकेसर के अंदर होता है परागकोश। ठीक है। और ये जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये कहलाता है दल। क्या कहलाता है, दल। और ये जो पत्ती है नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह कहलाता है बाह्य दल। क्या कहलाता है, बाह्य दल। और ये जो अंदर ये जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये कहलाता है अंड, यानी कि अंड कोशिका। ठीक है। यहाँ से आप देख पाइए, ये परागकोश हो गया, ये पुतंतु हो गया जो कि पुंकेसर के भाग है। ये जो बाहर का हिस्सा है, ये जो फूल का, ये दल कहलाता है। और ये जो नीचे इस प्रकार से रहते हैं, यह बाह्य दल कहलाता है। और यह जो अंदर का ये है, यह कहलाता है अंड कोशिका। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, पुमंग में एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। अब बात करेंगे जायांग यानी कि मादा जननांग के बारे में। तो मादा जननांग में अगर हम बात करें, इसमें अंडक होता है, और अंडक के अंदर 3 भाग होते हैं। अंडक के क्या होते हैं, 3 भाग, यानी कि एक अंडाशय जिसे ओवेरी कहते हैं, दूसरा बात कर रहे हैं वर्तिका जिसे स्टाइल कहते हैं, और एक होता है वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र 3 है। वर्तिका और अंडाशय, जिसे कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहेंगे, स्त्री केसर, क्योंकि ये जायांग है, और जायांग क्या है, मादा जननांग। ठीक है। तो मादा जननांग के अंदर 3 चीजें हैं। ये जो हिस्सा है, ये ऊपर का, ये कहलाएगा वर्तिकाग्र, और इसका जो मिडल पार्ट है, ये कहलाएगा वर्तिका, और यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये यहाँ से, ये कहलाएगा अंडाशय। ठीक है। तो याद रखें, स्त्री केसर के अंदर 3 चीजें हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जिसे अंडप भी कहते हैं। और यहाँ पर ये तीनों के तीनों पार्ट किसके हैं, अंडप के हैं। और पुमंग में बात करें तो परागकोश और पुतंतु पुंकेसर के भाग है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से फूल का ये जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। बात आ रही है लताएं। लता से तात्पर्य होती है बेल आपने देखी होंगी मोस्टली, कई जगह जैसे आप जाते हैं तो पेड़ों पर कई बेल लगी होती हैं। तो इन बेलों के भी क्या होते हैं, कई टाइप्स होते हैं जिनको हम जानेंगे। ये वे पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। तो कई पौधे, यानी कि ये बता रहे हैं पौधे का एक इस तरीके का टाइप है जिसे हेल्प की जरूरत होती है। जैसे क्या है कि ये बिना किसी की सहायता के क्या है कि ऊपर की ओर नहीं जा पाते हैं। जिसमें इन्होंने टाइप दिए हैं कुछ, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि लताओं के टाइप दिए हैं। तो एक दिया है विसर्पी लता। सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं, जो जमीन पर सर्प की भांति फैली हुई होती हैं, यानी कि ऊंचाई पर नहीं जाती हैं, वह कहलाती हैं विसर्पी लता। जैसे कि खीरा, खरबूजा, तरबूज आदि। इनकी जो बेल होती हैं वह क्या होती हैं, जमीन पर ही लेटी हुई होती हैं। और बात कर रहे हैं आरोही। देखिए आरोही और अवरोही मैथ के अंदर पढ़ा हुआ ना अपने, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स जो पढ़ते हैं। तो आरोही मतलब बढ़ता है, बढ़ रही है कहाँ पर, आगे की ओर, लेकिन ऊपर चढ़ेंगी ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से, यानी कि या तो कोई आपने मान के चलिए एक बंबू लगा दिया, यानी कि बांस का लगा दिया, या कोई भी डंडा लगा दिया, रस्सी से बांध दिया उसे, यानी कि उसे क्या होती है, हेल्प की नीड होती है, तभी जाकर वो ऊपर चढ़ पाएगी। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधी
खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं। जैसे कि मनी प्लांट, मनी प्लांट का पौधा मोस्टली सभी के घरों में होगा, और नहीं होगा तो देखा होगा आपने। इसको क्या होता है, हेल्प नीड होती है, या तो उसे रस्सी से बांध देते हैं या कोई छड़ी वगैरह रख के उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है। मटर, मटर का यदि हम बात करें इसके लिए नीड होती है, लेकिन मटर क्या है, ज़्यादातर मोस्टली खेतों में जो होती है वो ज़मीन पर ही होती है, लेकिन ये जो टाइप है मटर वो आरोही लता का टाइप है। और अमरबेल, ये आपने देखा होगा, येलो कलर की होती है जो कि पेड़ को पूरी तरह से कवर कर लेती है, ये भी एक इसी का टाइप है। ठीक है, अब बात आती है कि एरिया के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, यानी कि क्लासिफिकेशन जो किया जाए किसके बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर। तो पहला बात कर रहे हैं जलोदभिद, ठीक है, जिसे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे जो पौधे होंगे वो जल में उत्पन्न होंगे। ठीक है, हाइड्रो वर्ड जो यूज होता है वो वाटर के लिए यूज होता है। ठीक है, ये पानी में पाए जाते हैं, इनकी जड़ कम विकसित होती है, यानी कि ज़्यादा गहरी नहीं होती है, इनकी जड़ें पानी के अंदर ही रहती हैं। इनकी पत्तियां पतली व सकरी होती हैं, जिस पर मोम की परत होती है। ठीक है, तो याद रखें जलोदभिद यानी कि हाइड्रोफाइट्स पौधे कौन से होंगे, तो ये पानी में पाए जाते हैं और इनकी जड़ कम विकसित होती है। इनकी पत्तियां जो होती हैं पतली और सकरी होती हैं, जिस पर मोम की क्या होती है, परत होती है। जैसे कि कमल, कमल का पौधा आपने देखा होगा, इसकी जो पत्तियां होती हैं चिकनी होती हैं। हाइड्रिला और जल लिली, ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के हैं। अब बात आती है समोदभिद। ठीक है, समोदभिद कैसे, तो मीसोफाइट्स देख लेते हैं। ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर होती है, जो खेती होती है, कृषि होती है, उसमें जो पौधे पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है, जैसे कि मक्का, गेहूं, धान, जो हमारी मोस्टली फसलें हैं वह किस में आएंगी, मीसोफाइट्स में आती हैं। लवणोद्भिद से तात्पर्य यानी कि दलदली टाइप्स के जगह पर पाए जाएंगे, हेलोफाइट्स जिसे कहते हैं। इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती हैं। क्या होती हैं, मोस्टली इनकी जो जड़ें होती हैं वह क्या है कि जमीन से निकली हुई होती हैं। ठीक है, तो यह लवणीय वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जहाँ पर समुद्री जल जो होता है हल्का सा दलदली जैसा जो हो। दलदल से मुझे याद आया कि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा इधर का जो एरिया वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर एक डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर है इंडिया में, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर मोस्टली क्या है, दलदल जैसा ही रहता है। और यहाँ पर क्या है कि एक वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरी नाम के, किस नाम के, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, और यह पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, बात आती है मरुदभिद यानी कि जीरोफाइट्स। तो जेरोफाइट्स की अगर हम बात करें, ये पौधे मरुस्थलीय जो एरिया होगा, यानी कि डिजर्ट वाला जो एरिया होगा, जहाँ पर रेगिस्तान होते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। जैसे, और इनकी जो पत्तियां होंगी छोटी छोटी, और इनकी जड़ें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, गहरी होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नागफनी, यूफ, कैक्टस, ये जो एग्जाम्पल हैं वो मरुदभिद पौधों के उदाहरण हैं। तो आपने देख लिया क्षेत्र के आधार पर जो पौधों का विवरण है, यानी कि जिन्हें बांटा गया है, वो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करा दिए हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ स्पेशल क्वालिटी के पौधे हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनको हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रोटन। तो एक पौधा है क्रोटन के नाम का, ठीक है। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती हैं। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। इस पौधे को क्या किया जाता है, कई जगह पर मोस्टली फसल के साथ बोया जाता है। जैसे क्या है कि जब जो हमारी फसल होती है उसे पानी की नीड होती है, तो यह इस पौधे के माध्यम से हमें क्या होता है, पता चल जाता है। एक ये पौधा होता है खेजड़ी। ये क्वेश्चन भाई अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में करीबन 2-3 बार पूछ लिया गया है। खेजड़ी वृक्ष जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। और रेगिस्तानी आपको पता है, रेगिस्तानी जो एरिया मोस्टली भारत का वो कौन सा है, राजस्थान में है, थार डेजर्ट, थार मरुस्थल, ठीक है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है और इस पेड़ की छाल से क्या होती है, दवा बनाई जाती है।
और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं और यह छायादार होते हैं। ठीक है, याद रखें जो खेजड़ी जो वृक्ष होता है भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी फलियों की सब्जी बनती है और इसकी जो पेड़ की छाल होती है उससे दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं और ये कैसे होते हैं, छायादार वृक्ष होते हैं। तो देखिए ये जो स्पेशल क्वालिटी के कुछ प्लांट्स हैं मैं केवल उन्हीं को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अगला हम बात कर रहे हैं रेगिस्तानी ओक। ठीक है, रेगिस्तानी ओक क्या होता है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो स्पेशली कंट्री याद रखें इसकी, क्योंकि स्पेशल जगह पर पाया जा रहा है इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं तथा यह पानी में क्या होता है, स्थिर होता है और इनमें पत्तियां जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। क्या होती हैं, पत्तियां जो होती हैं बहुत कम होती हैं और इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं कि जो जब पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो इस पेड़ का जो तना होता है वो वही कैसा होता है, पोला होता है और इसमें क्या डाल दिया जाता है, पाइप डाल दिया जाता है जिससे ये पानी को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अगला है घटपर्णी, जिसे निपेंथिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कीट बच्ची पौधा भी कहते हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और चूहों और छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसे कीट बच्ची पौधा भी कहते हैं। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है और ये स्पेशली भारत के मेघालय स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ये आप विशेष रूप से याद रखें। ये जो पौधा होता है इसका आकार कुछ इस प्रकार का मटके जैसा होता है और इसके ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन जैसा लगा होता है जिसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का लार्वा जैसा होता है और जब कोई भी जीव जंतु इसमें आता है, छोटे से कीड़े मकोड़े, तो ये ढक्कन ऊपर से लग जाता है और ये उन्हें खा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारा चैप्टर जिसमें हमने पूरे के पूरे पेड़ पौधों को डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है भाई तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कुछ बेहतर सुझाव हों तो उन्हें कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।